कम हो विलयन में उसे क्या कहते हैं? विलय। क्या कहते हैं? विलय। तो विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है, लेकिन जो विलय पदार्थ होते हैं उसमें घुलते नहीं है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। समझ गया ना? यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे देखते हैं आगे देखिए क्या है निलंबन के गुण। देखिए गुणधर्म क्या है, आखिरकार इसके गुणधर्म क्या है। गुण के बारे में, यह विषमांगी मिश्रण है। यह कैसा मिश्रण है? निलंबन। कह देगा निलंबन कैसा मिश्रण है। यह भी एक मिश्रण ही है, लेकिन विषमांगी है। क्या है? विषमांगी है। ठीक है। ये कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये कण आंखों से दिखाई देगा। निलंबन के जो कण होते हैं खुली आंखों से दिखाई देगा। इसे शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। एक गिलास क्या करो, मान लो कि मिट्टी का घोर लो पानी में, ठीक है, एक गिलास में, चाहे गंदा पानी लो ना, और उस गिलास में, गिलास शीशा का होना तब ना दिखाई देगा, उसमें देखना कुछ कण दिखाई देंगे तैरते हुए, नहीं अब वो घोलेंगे नहीं, और थोड़ा देर बाद छोड़ दीजिएगा तो वही क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। जो कण थे वो नीचे बैठ जाएंगे। समझ गए ना? तो ऐसे माध्यम को निलंबन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। सही बात है, शांत छोड़ दिया तो नीचे क्या हो गया? बैठ गया। समझ गए ना? और छानन विधि से अलग किया जा सकता है। इसे छानन विधि से अलग किया जा सकता भी है। समझ गए ना? छानन समझते हैं ना? छाननी से। अब देखो कोलाइड क्या होता है। कोलाइडल क्या लिखा है? कोलाइडल। ठीक है। इनके कण जो होते हैं ना इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं देख सकते। सोचो जरा, इनके जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए कोलाइडल के सामान्य उदाहरण कौन कौन से उदाहरण में है? कोलाइडल में कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया, धुआं हो गया, स्वचालित वाहन हो गया, ये सब कोलाइडल है। क्या है? कोलाइडल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक देगा। क्या करेगा? एक एग्जाम में क्वेश्चन देगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे परिक्षेपित प्रवस्था है, प्रक्षेपण माध्यम है, और यहाँ पर क्या है? प्रकार है, और यहाँ पर क्या है? सबका उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे समझिए, अगर गैस में द्रव को मिला देंगे, गैस लेंगे, गैस में हमने क्या मिला दिया? द्रव को मिला दिया, तो इस प्रकार को क्या कहेंगे? जब मिलाएंगे तो एरोसॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? एरोसॉल कहेंगे। एरोसॉल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा, बादल, कुहासा। बताइए एरोसॉल में क्या क्या होगा? कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा, बादल, कुहासा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम लोग गैस में किसको मिला दे? द्रव को, तो इसको क्या कहेंगे? एरोसॉल। क्या कहेंगे? एरोसॉल। एरोसॉल में किसको किसको मिला जाता है? गैस में द्रव का, गैस में द्रव को, गैस में द्रव को, गैस में द्रव को। ये समझ गए एरोसॉल में क्या होता है? गैस लेंगे, गैस में क्या मिलाएंगे? द्रव को, तो ऐसे को क्या कहेंगे? एरोसॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? एरोसॉल कहेंगे। कोहरा, बादल, कुहासा इसके क्या है? एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, अगर गैस में ही किसको मिला दे? ठोस को। गैस में ही ठोस को मिला देंगे तो क्या बनेगा? एरोसॉल बनेगा। क्या बनेगा? एरोसॉल ही बनेगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? गैस में ठोस, यहाँ देखो गैस में द्रव मिला रहे थे, अब हम क्या किए? गैस में ठोस मिलाए तो एरोसॉल ही बना। जैसे कि धुआं हो गया, स्वचालित वाहन निथार हो गया, जो गाड़ी से धुआं निकलता है ना। समझ गए ना? अब देखो यहाँ पे 3 नंबर में द्रव में अब हम क्या करें? गैस मिला रहे। पहले हम गैस में द्रव मिलाए थे, ठोस मिलाए थे। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, समझ में आया? हम गैस में पहले हम क्या मिलाए? द्रव मिलाए, एरोसॉल बन गया। नहीं, अगर फिर गैस में हमने क्या मिलाया? ठोस मिलाया, तब पर भी क्या बना? एरोसॉल बन गया। और एरोसॉल में ये जो गैस में द्रव वाला के एग्जाम्पल क्या है? कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा, बादल, कुहासा। और यहाँ पे गैस में ठोस के एग्जाम्पल में एरोसॉल बोलते, इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण में धुआं, स्वचालित वाहन निथार हो जाएगा।
समझ गए। अब बात करते हैं, अब द्रव में गैस मिलाएंगे, द्रव में गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फोम। क्या बन जाएगा, फोम बन जाएगा। और फोम की एग्जांपल क्या हो जाएगा, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम जो दाढ़ी वाली क्रीम होता है ना, वही शेविंग क्रीम हो जाएगा। अब सुनो, द्रव में गैस मिला दिया, अब द्रव में द्रव मिलाएंगे, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव को मिला देंगे तो क्या बनेगा, इमल्सन। क्या बनेगा, इमल्सन। समझिए ध्यान से, द्रव में द्रव को मिला देंगे, इमल्सन बनेगा। क्या बनेगा, इमल्सन। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे द्रव में द्रव का इमल्सन में, दूध फेस क्रीम। क्या हो जाएगा, दूध फेस क्रीम। अब बात करते हैं, द्रव में द्रव को मिला दिए, द्रव में गैस को मिलाए तो फोम हुआ, द्रव में द्रव को मिलाए तो इमल्सन हुआ, और द्रव में ठोस को मिलाएंगे तो सोल होगा। क्या होगा, सोल होगा। सोल में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़। द्रव में ठोस मिलाएगा तो क्या बनेगा, सोल बनेगा। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़ होगा। क्या होगा, मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़। यहां समझिएगा ध्यान से। अब देखो बात करते हैं, अगर ठोस में गैस को मिलाएंगे, अब ठोस में गैस को मिलाएंगे। एक बात बताओ, मैंने ऊपर में बताया था, गैस में ठोस मिलाता था तो एमल्सन, एरोसॉल। क्या बोलते थे, एरोसॉल। नहीं, गैस में ठोस को प्रक्षेपित करते थे तो क्या बोलते थे, एरोसॉल। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ठोस में गैस को प्रक्षेपित करेंगे यानी मिलाएंगे, ठोस को गैस से मिलाएंगे, गैस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फोम। क्या बनेगा, फोम। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, इन्हें बनेगा। अब बात करते हैं, ठोस को द्रव में मिलाएंगे, ठोस को द्रव को, ठोस को द्रव को मिलाएंगे, ठोस को द्रव से मिलाएंगे तो जेल बनेगा, जेली, पनीर, मक्खन। जेली, पनीर, मक्खन। आप याद रखिएगा, ठीक है। जेली, जेल में क्या होगा, जेली, पनीर, मक्खन एग्जाम्पल। फोम में क्या एग्जाम्पल होगा, फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस। सोल में क्या होगा, मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं ठोस में ठोस का, ठोस सोल होगा, ठोस में ठोस का ठोस सोल होगा। और इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, रंगीन, रत्न, पत्थर, दुधिया, कांच। दुधिया, कांच। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। एरोसोल, एरोसोल है, फोम, सोल, इमल्सन का एग्जाम्पल क्या कीजिएगा, सबका एग्जाम में ये आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जेली में क्या होगा, जेल में क्या होगा, जेल में क्या होगा बताओ तो, जेल में क्या होगा, अरे जेली, पनीर, मक्खन। जेली, पनीर, मक्खन। और फोम में क्या होगा, फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं आगे, टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव। देखिएगा यहाँ पे, अगर प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। याद रखिएगा, एक में दूध ले लिए और वाटर ले लिए, अगर इसमें टॉर्च को प्रवेश कराएंगे तो ये प्रकाश को क्या कर देगा, फैला दे रहा है। इसमें प्रकाश फैल रहा है ना, इसमें प्रकाश फैल रहा है क्या। ये कॉपर सल्फेट एक ऐसा विलयन है जिसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर में टिंडल प्रभाव हो रहा है। तो मेन आपको ये समझना है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों को फैलने की घटना को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे में टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा, दूध और पानी, दूध और पानी। अब बात करते ऊर्ध्वपातन। चला रे, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव नहीं बनेगा, सीधे किसमें बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठोस से गैस, ठोस से गैस। यहां देखिएगा ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस बन गया, ठोस से क्या बन गया, गैस, ठोस से गैस। तो ऐसे को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन की गोली, एंथ्रासिन। याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन इनमें से कौन कौन है, ये मेन याद रखिएगा, अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन। ये सब ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। खुले में छोड़ दो उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा। कपूर रख दो खुला में, क्या हो जाएगा,
उड़ जाएगा। समझ गए ना? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। यहां देखिएगा, विलायक से विलेय पदार्थ को अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण से क्या कर सकते हैं? विलायक से विलेय पदार्थ को अलग किया जा सकता है। विलयन बराबर विलयन बराबर क्या होता है? विलायक धन विलय। विलयन बराबर विलयन बराबर विलायक धन विलय, ठीक नहीं होता है? तो जो विलय इस दोनों मिला होता है ना? यानी अब क्या बात कर रहे हैं, जो विलायक में अगर विलय होगा उसको अलग करना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? वाष्पीकरण। किसका करेंगे? वाष्पीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्या है? क्रोमैटोग्राफी है। इसमें देखो क्या होता है, इसका काम क्या होता है? मिश्रण के जो घटक होते हैं उनको अलग करने की क्या है, ये एक तरीका है। जैसे पहले इनका प्रयोग जो है, रंगों को, दो रंग मिले हुए हैं उनको अलग करने में इसका यूज किया जाता था, लेकिन अब किसमें क्या था? मिश्रण के घटकों को अलग करने में किया जाता है। बात करते हैं जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहेंगे, जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहेंगे वैसे को मिश्रण को क्या कर सकता है? क्रोमेटोग्राफी अलग कर सकता है, लेकिन एक ही विलायक में घुला होना चाहिए दोनों को। समझ गए ना? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं आसवन विधि। आसवन विधि में क्या किया जाता है? दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। दो घुलनशील द्रव है, दोनों घुल गया है, उसको अलग करना है। कौन सा विधि प्रयोग करेंगे? आसवन विधि। कौन विधि करेंगे? आसवन विधि का। जैसे कि जल और एसीटोन मिला हुआ है, इसको आसवन विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं, या पेट्रोल है या मिट्टी का तेल है, इसको अलग करना है आसवन विधि से कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? पेट्रोल और किरोसिन के तेल है, इसको आसवन विधि से अलग कर सकते हैं, या जल एसीटोन है, आसवन विधि से इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं प्रभाजी आसवन विधि। देखो, प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है? यह भी मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। अगर 25 केल्विन से कम हो द्रवों का क्वथनांक, तब प्रभाजी आसवन विधि से आप उसे अलग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे प्रभाजी आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 1 ये है कि 25 केल्विन से कम होना चाहिए। क्वथनांक का अंतर क्या होना चाहिए दोनों के बीच? 25 केल्विन से कम होना चाहिए। जैसे कि वायु से गैस का, आप लोग वायु से गैस का अलग अलग करना, पेट्रोलियम से विभिन्न घटकों को अलग अलग करना, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। याद रखिएगा, वायु से गैसों, समझ रहे हैं ना? देखो, वायु में अनेकों प्रकार के गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, आर्गन, ये सब बहुत सारे गैस है। इसको अगर अलग करना होगा तो कौन सा विधि लगाएंगे? प्रभाजी आसवन विधि लगाएंगे। समझ रहे हैं? और पेट्रोल में बहुत सारे होते हैं घटक, उनको अलग करना है तो प्रभाजी विधि द्वारा जो है उसको अलग कर सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं वायु यानी एयर के बारे में। देखो, हवा जो है, वायु जो है, एक समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। इसको घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। अभी बताया ना, वायु के घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अब बात करते हैं वायु के। देखिएगा, वायु से गैस को प्राप्त करना कैसे जो है वायु से गैसों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा वायु लेंगे, क्या होगा? वायु यानी हवा, एयर। ठीक है, एयर हो गया। उसके बाद दाब बढ़ाएंगे और तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करेंगे। समझ गए ना? दाब बढ़ा देंगे, तापमान को कम कर देंगे, दाब को बढ़ा देंगे,
तापमान को कम कर देंगे और वायु को संपीड़न या ठंडा करेंगे। ठीक है, और जब ठंडा हो जाएगा तो कैसा वायु हो गया? द्रवीय वायु हो गया। कैसा हो गया? द्रवीय वायु हो गया। समझ गए? फिर इसको क्या करेंगे? प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु धीरे धीरे गर्म करेंगे। ठीक है, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसके बाद जो है विभिन्न ऊंचाइयों पे, अलग अलग ऊंचाइयों पर गैस का पृथक्करण होने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या है, क्वथनांक देख लो। जैसे ऑक्सीजन -143 से, आर्गन जो है -146 और 86, ठीक है, और नाइट्रोजन -196। अब बात करते हैं वायु का परसेंटेज आयतन में। 20.9 जो है ऑक्सीजन है, आर्गन 0.9, नाइट्रोजन 78% है। ये सब जो 78.1 है, यानी ये जो वायु का आयतन दिया हुआ है और क्वथनांक का ये सब है। समझ ना? तो इस तरीके से वायु से हम लोग विभिन्न घटकों को अलग कर सकते हैं। ये तरीका है गैस से भिन्न वायु से भिन्न गैसों को अलग करने का। समझ गए? अब बात करते हैं, अब देखिए क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं। देखो क्रिस्टलीकरण क्या होता है? इसके द्वारा ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। अगर कोई ठोस पदार्थ है वह शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है? दोनों है। मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। समझ गए? ये पूरा लिख लिए थे? हाँ, चलिए लिखिए।